और इस लेक्चर में हम लेक्चर 5 में डिसाइड किए गए पार्ट 2C के बारे में एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। यानी कि हम सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि इंटरप्रिटेशंस क्लॉज की बात करता है, उनके उस सेक्शन के क्लॉजेस के थर्ड पोर्शन की बात कर रहे हैं। इससे पिछले के 2 लेक्चर्स में हमने सेक्शन 2G तक डिस्कस कर लिया है और आज हम सेक्शन 2H से लेकर सेक्शन 2J तक के कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। क्विकली अगर रिवाइज करना चाहें तो लेक्चर 5 में हमने आपको ये बताया था कि सेक्शन 2 में 10 क्लॉजेस हैं और उन 10 क्लॉजेस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहला पार्ट था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एन एग्रीमेंट और पार्ट्स ऑफ एन एग्रीमेंट, जिसमें हम सेक्शन 2A से लेकर 2D तक पढ़ते हैं। उसके बाद पार्ट B था जिसमें हमने एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था, जो सेक्शन 2E से लेकर के 2G तक है। और आज हम कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सेक्शन 2H से लेकर 2J तक पढ़ेंगे और इस ग्रुप ऑफ प्रोविजंस की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आज हम एक्सप्लेन करने की कोशिश आपको करेंगे। एक क्वेश्चन आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि हम लोग केस लॉस क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि केस लॉस पढ़ने से पहले एटलीस्ट हमें इतना पता चलना चाहिए कि हमारे बेयर प्रोविजंस में क्या क्या लिखा हुआ है, और जो चीज़ हमारे बेयर प्रोविजंस में लिखी है उनके लिए केस लॉस रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ हमारे बेयर प्रोविजंस में नहीं है प्लस जो अदर गाइड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है उनमें भी नहीं है, केवल उन कॉन्सेप्ट्स के लिए ही आपको केस लॉस रेफर करने हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों या चाहे वो बाहर के देशों के कोर्ट्स के हों, चाहे कॉमन लॉ कोर्ट्स के हों। केवल उन पोर्शंस के लिए आपको केस लॉस रेफर करने हैं जो पोर्शंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस से कवर नहीं हो रहे। तो लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन 2H व्हिच इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉमनली जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन सबको पता होता है कि दैट सेक्शन 2H टॉक्स अबाउट an agreement which is enforceable by law is a contract। सबको ये चीज पता होती है that an agreement which is enforceable by law is a contract। तो एक बार एनालिसिस करते हैं कि क्या ये इतना ही इजी है जितना इजी लिखा गया है या इसके अंदर बहुत कुछ है। So let us start with section 2H which relates to an agreement which is enforceable by law is a contract। So एक बार मैं इस डिक्टेशन को आपके सामने लिखना चाहूंगा। An agreement which is enforceable by law is a contract। An agreement which is enforceable by law is a contract। ये सिंपल सा सेक्शन 2H है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सिंपल सा डिक्टेशन है इसका। It is a very simple one-liner statement which says an agreement which is enforceable by law is a contract। हमें enforceability पर फोकस करना है क्योंकि एग्रीमेंट हम जानते हैं एग्रीमेंट कहां से कहां तक है। एग्रीमेंट सेक्शन 2A से लेकर के सेक्शन 2G तक है। This we have discussed in our previous lectures, lecture 6, lecture 5 में हमने इसको कवर किया है। आज हमारा फोकस 2H में है कि enforceability of law, what do we mean by this phrase enforceable by law। तो मैं पूरा लिख देता हूँ, enforceable by law is a contract। तो ये तो कंक्लूजन है इंटरप्रिटेशन का, ये रिजल्ट आपको फाइनल मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है कि enforceable होने से क्या मतलब है। तो उसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको और प्रोसीजरल बना देता हूँ। अभी ये सिर्फ मैंने आपको प्रोविजन एक्सप्लेन किया है। देखिए ऐसा होता है कि when two persons A और B जब कोई एग्रीमेंट करते हैं, whenever they conclude an agreement, तो उसमें एग्रीमेंट में जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा, एग्रीमेंट में प्रॉमिसेस होते हैं और ये प्रॉमिसेस क्या होते हैं? दे आर an act और abstinence। या तो ये एक्ट होते हैं या फिर एब्स्टिनेंस होता है। यानी कि
promises क्या है? Remember section 2A, when one person signifies to another his willingness to do an act or to abstain from doing an act. तो promises होते हैं agreement में, यानी कि agreement is a master portion which contains various acts to be performed. यानी कि एग्रीमेंट एक मास्टर डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारे एक्ट्स को परफॉर्म करने की बात लिखी जाती है कि ए को ये करना है, बी को ये करना है. There will be many acts which will be performed from this side and many acts to be performed from this side. लेकिन प्रॉब्लम ये है जो हम अभी डिस्कस करना चाहते हैं अंडर सेक्शन 2H, वो ये कि that if the nature of promises and the nature of their performance, यानी कि promises लिखे गए तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों ने समझ भी लिया होगा कि उन promises को पूरा कैसे करना है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक एग्जाम्पल फ्रॉम लेक्चर 5 जहां पर A के पास कुछ फ्रूट्स हैं और वो इन फ्रूट्स को बेचना चाहता है. A कुछ फ्रूट्स को बेचना चाहता है और B उनको खरीदने के लिए रेडी है. सो A इज द सेलर एंड B इज द बायर. यहां पर promises क्या है? One promises to sell, the other is to pay the price of this selling. Price मतलब जो भी वैल्यू A ने डिसाइड करी है इस एक्ट के लिए, उस वैल्यू को B को A को ट्रांसफर करना पड़ेगा. तो जब इन्होंने सब कुछ आपस में समझ ही लिया तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? My question is कि अगर सब कुछ अंडरस्टूड है, प्रोमिसेस हैं, एक्ट्स हैं, कौन से एक्ट परफॉर्म करने हैं वो भी पता है, वो एक्ट्स एग्रीमेंट का एक पार्ट है वो भी पता है, और ये इन दोनों की म्यूचुअल एग्रीमेंट है, इन दोनों की कंसेंट है, इंटेंशन है, सब कुछ है, तो फिर अब क्या बचा जो इसमें और किसी तरह की चीजों को जोड़ा जाए? व्हाट इज लैकिंग इन दिस? तो सेक्शन 2H को समझने के लिए आपको एक इंटरमीडिएट स्टेज को समझना पड़ेगा, यानी कि एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबिलिटी से पहले एक और स्टेज को क्रॉस करता है. वो स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने वो समझ ली तो फिर आप सेक्शन 2H को समझ गए. सो सेक्शन 2H में वो एक्सप्लिसिटली लिखी नहीं गई, हिडन है, लेकिन फिर भी हमको सेक्शन 2H के अंदर ही उसको समझना जरूरी है. तो वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे. देखिए, जब कोई एग्रीमेंट हो जाता है बिटवीन टू पार्टीज तो उस एग्रीमेंट में जैसा कि मैंने अभी कहा कि प्रोमिसेस होते हैं, और प्रोमिसेस इस चीज के होते हैं कि व्हाट यू विल डू एंड व्हाट आई विल डू. इट मींस करस्पॉन्डिंग एक्ट्स के एग्रीमेंट्स होते हैं दैट सम एक्टिविटी यू विल डू एंड सम एक्टिविटी आई विल डू टू कंप्लीट दिस कॉन्ट्रैक्ट. उसके बावजूद भी ऐसा क्या हो जाता है कि एनफोर्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है. तो यहां पर हम इसको फिर से स्टार्ट करेंगे, एक फ्रेश स्टार्ट देंगे इसको. देखिए, once you have an agreement, it means you have set of promises to be performed. You have set of promises to be performed. Now, इसी एग्रीमेंट में, जिस एग्रीमेंट में सेट ऑफ प्रोमिसेस लिखे हैं, इसी एग्रीमेंट में परफॉर्मेंस भी लिखा होगा कि ये कैसे परफॉर्म करने हैं. यानी कि जो प्रोमिसेस दो पार्टीज के बीच में हुए हैं, किए गए हैं, उन प्रोमिसेस के परफॉर्मेंस के बारे में भी बात इसी एग्रीमेंट में होनी चाहिए. अक्सर ये होता है कि परफॉर्मेंस डिसाइडेड होता है. फॉर एग्जांपल, जैसे हमने A और B, A is willing to sell and B is willing to buy. It means इनके promises का परफॉर्मेंस क्या है? वो बेचेगा, ये खरीदेगा, and the sale is actually transfer of property from one person to the other person. है ना? Goods जो इसके पास हैं, वो goods इसके पास से इसके पास आएंगे, और इसके पास जो इसने वैल्यू लगाई है वो वैल्यू इसको इसे देनी पड़ेगी. So this is the mutual promise. और परफॉर्मेंस क्या है? Instantaneous. यानी कि अगर if A wants to sell and B wants to buy, then the transfer of value should be instantaneous. देखिए, इस एग्जांपल को हम ले लेते हैं. A और B, A has some fruits, he is intending to sell them off
B wants to buy, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस का मतलब इसको इंस्टेंटली पूरा करना है। दिस इज एन इंस्टेंटेनियस ट्रांजैक्शन एंड द सेलिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट, फ्रूट्स की सेलिंग तभी कंप्लीट होगी व्हेन द इंस्टेंट ट्रांजैक्शन इज परफॉर्म, यानी कि P1 प्रॉमिस 1 और प्रॉमिस 2 को इंस्टेंटली परफॉर्म करना है, तभी ऐसा होगा that this agreement is actually performed या promises are performed। लेकिन होता ये है कि जब परफॉर्मेंस डिसाइड किया जाता है तो वो एक स्टेज भी आती है जहां पे परफॉर्मेंस एक्चुअली किया जाना है। उस स्टेज को हम कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट स्टेज है, मिडिल स्टेज है। एग्रीमेंट के बाद एक इंपॉर्टेंट स्टेज आती है which is called as discharge। अब डिस्चार्ज एक्चुअली होता किसका है? देखिए डिस्चार्ज क्या होता है अगर हम इसको समझें, इट इज म्यूचुअल कैंसिलेशन और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ रिलेशंस बिटवीन पार्टीज। सिंपल है, थोड़ा सा इसको लीगल फ्रेजेस में मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा आपको शायद सुनने में अटपटा सा लगे। सेक्शन 2H की स्ट्रेंथ यही है, आपको मैं फिर से बता दूं, सेक्शन 2H इज नॉट अ वेरी सिंपल प्रोविजन दैट एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, और आपने उसको ऐसे समझ लिया। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ क्यों होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ऐसा क्या हो जाता है कि किसी एग्रीमेंट को लॉ में एनफोर्स करने की जरूरत पड़ जाए। द प्रॉब्लम इज हियर, डिस्चार्ज में प्रॉब्लम है। देखिए होता क्या है, डिस्चार्ज क्या है, म्यूचुअल कैंसिलेशन और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स। जो राइट और ड्यूटी का प्रोपोर्शनल आपने अपने एग्रीमेंट में सेट किया था, वो राइट और ड्यूटी म्यूचुअली कैंसिल होगी, यानी इंस्टेंटली कैंसिल होगी। पार्टी ए एंड पार्टी बी जिनके बीच में लीगल रिलेशंस हैं, अगर उन प्रोमिसेस को परफॉर्म कर दिया जाए, then both of them will be relieved of their corresponding rights and duties। इसी को कहते हैं cancellation which is mutual, यानी कि रिलेटेड होना चाहिए। इसी प्रोपोर्शन को एक्सरसाइज करते हुए इनका कैंसिलेशन अगर हो जाए, इट विल बी कॉल्ड एज म्यूचुअल एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ रिलेशंस। इसे हम डिस्चार्ज कहते हैं। डिस्चार्ज भी कई तरीके से होता है एक कॉन्ट्रैक्ट का। डिस्चार्ज में बी बाय performance of the condition, it may be by lapse of the time, it may be by operation of the law। तो उतना डिटेल में अभी हम फिलहाल नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आगे के लेसन्स के लिए कुछ आपको याद रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 3 इंस्टेंसेस लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। डिस्चार्ज में बी बाय परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसेस, ये ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो परफॉर्मेंस आपने प्रॉमिस किया था वो आपने कर दिया, यू विल बी डिस्चार्ज। सेकंड इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। मान लीजिए कि परफॉर्मेंस करना ही नहीं है, ऐसा डिक्लेयर हो गया, तो यू आर अगेन डिस्चार्ज। ठीक है। इट मे बी बाय लैप्स ऑफ टाइम, इसका एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। जो जॉब ऑफर्स होते हैं, जो भी ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जॉब ऑफर्स होते हैं, उनमें लिखा होता है, जनरली ऐसा होता है कि उसमें लिखा होता है एक टाइम दैट यू आर रिक्वायर्ड टू assume ड्यूटी और सेंड एक्सेप्टेंस, यानी कि या तो आपको एक्सेप्टेंस भेजना है इस ऑफर का, या फिर आपको ड्यूटी एज्यूम करनी है विद इन 3 डेज। ये देखिए ये लिखा हुआ है विद इन 3 डेज। जॉब ऑफर के जो कंडीशंस होते हैं, उन्हीं कंडीशंस में ये चीज लिख दी जाती है कि या तो आप ड्यूटी एज्यूम करें, या फिर आप रिटन एक्सेप्टेंस सेंड एक्सेप्टेंस विद इन 3 डेज, आप एक्सेप्टेंस दें 3 दिन के अंदर। सो दिस इज द टाइम, विद इन 3 डेज is the time। Now if none of the parties act on this, the contract will be discharged by lapse of time। तो ये important है कि lapse of time से भी
डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं, वो जब हम आगे के लेक्चर्स कवर करेंगे तब उसमें पढ़ेंगे। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर डिस्चार्ज नहीं हो पाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है कि एक ऐसा स्टेज पे आता है जहां पर डिस्चार्ज करवा पाना मुश्किल हो जाता है, डिस्चार्ज बिकम्स डिफिकल्ट। देन if the discharge become difficult, then you will invoke the process for enforcement। याद रखिएगा, जहां पर डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा केवल वहीं पर एनफोर्समेंट किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि कभी कभी लोग समझ नहीं पाते हैं कि राइट्स एक्सरसाइजेबल कब हुए। वो कभी भी कोर्ट के पास जाने की इच्छा करते हैं। देयर इज ऑलवेज अ टाइम, देयर इज ऑलवेज अ टाइम। कई बार ऐसा भी होता है कि उस टाइम के अंदर अगर आप अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो भी डिस्चार्ज हो जाता है। मैंने अभी लिखा बाय लैप्स ऑफ टाइम। बाय लैप्स ऑफ टाइम का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, तो वो है लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट टाइम फ्रेम्स बनाता है। लिमिटेशन एक्ट को जब आप पढ़ेंगे तो इसके शेड्यूल में कई कैटेगरी ऑफ सूट्स के लिए टाइम लिमिट लिखी हुई है, यानी कि दिस इज सूट फॉर रिलीफ। जब आप रिलीफ लेने जाएंगे, एनफोर्समेंट करने जाएंगे, तो उसका एक डेफिनेट टाइम है कि ब्रीच होने से या आपके राइट पर इफेक्ट पड़ने से, उसके एनफोर्स ना हो पाने से इतने टाइम के अंदर ही आपका क्लेम फॉर रिलीफ आना चाहिए। अगर नहीं आया है देन इट विल बी डिस्चार्ज। फॉर एग्जांपल, एक जिसे आपने कई बार अक्सर सुना होगा और आप आगे भी सुनेंगे अपने क्लासेस में, टाइम बार्ड डेट। अक्सर ऐसा होता है कि जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं तो नॉन पेमेंट है वो कभी-कभी लिमिटेशन लेवल के भी ऊपर निकल जाता है, यानी कि वो टाइम बार्ड हो जाता है। Although the debt survives, but the claim for the debt is now barred by time because of Limitation Act। ये क्लासिक एग्जांपल है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें प्रॉमिसेस किए गए लेकिन उन प्रॉमिसेस का डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है एज पर द रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस व्हिच वर इंडिकेटेड इन द एग्रीमेंट, उनके हिसाब से डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है, तब आप एनफोर्समेंट के लिए जाते हैं। अब एनफोर्समेंट में भी आप करते क्या है? एनफोर्समेंट में भी आपके पास कुछ चॉइसेस होती हैं जिनको आपको एक्सरसाइज करना है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एनफोर्समेंट में आपके पास कुछ चॉइसेस हैं। आप क्या करेंगे? एक एग्रीमेंट आपके पास आया, डिस्चार्ज हुआ नहीं, अब आप कोर्ट के पास जाएंगे। कोर्ट के पास आप क्यों गए? क्योंकि आपको अपने राइट को एनफोर्स कराना है। तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट ये देखेगी that although there is an इंजुरी आपको यहाँ पर हो चुकी है क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं हुआ, तो इंजुरी, you have suffered injury and also that you have suffered a loss, calculated loss। तो कोर्ट के पास दो ऑप्शंस हैं। पहला क्या है? या तो वो आपको कंपनसेशन दे देगी, कंपनसेशन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसके बारे में जब हम आगे लेक्चर्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको इनके बारे में और इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। पहला ऑप्शन उसके पास ये है कि वो आपको कंपनसेट कर दे, जो इंजरी आपको हो गई उसका कंपनसेशन आपको दे दे एंड द कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्मिनेटेड। दूसरा क्या है? स्पेसिफिक रिलीफ। या तो फिर वो आपको स्पेसिफिक रिलीफ दे अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। दूसरा ऑप्शन कोर्ट के पास ये है। पहला ऑप्शन ये है कि वो आपको कंपनसेशन दे दे अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अभी हम ये पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से प्रोविजंस कंपनसेशन के बारे में बात करते हैं। जब हम वहां पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा कि कंपनसेशन भी क्लेम किया जाता है।
दूसरा आपके पास ऑप्शन है, यू कैन क्लेम स्पेसिफिक रिलीफ। देखिए कोर्ट आपको इन दोनों में से कोई एक ही रिलीफ दे सकती है। कोर्ट कैन अलाउ वन रिलीफ आउट ऑफ दीज, और ये आपकी एनफोर्समेंट की रिलीफ होनी चाहिए, यानी एज अ रेमेडी दिस शुड बी क्लेम्ड, दिस शुड बी क्लेम्ड एज अ रेमेडी। उस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगी, आपको या तो कंपनसेशन देगी या स्पेसिफिक रिलीफ देगी, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के प्रोविजंस के अंदर है। अगर ये किया जा सकता है, इफ दिस इज पॉसिबल, देखिए कहने का मतलब ये है इफ दिस इज पॉसिबल in the context of an agreement, in the context of an agreement, then this agreement will become contract। ये सेक्शन 2H कहता है। अब इसमें हिडन क्या चीज है, एक तो ये, दूसरा डिस्चार्ज, और तीसरा कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि रॉन्ग ज्यूरिसडिक्शन में लोग क्लेम प्रेजेंट कर देते हैं और फिर वो रिटर्न हो जाती है। ज्यूरिसडिक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको देखना पड़ेगा कि जिस कोर्ट को आप अप्रोच कर रहे हैं वो कोर्ट वो ज्यूरिसडिक्शन रखती भी है या नहीं, टू प्रोवाइड यू एम्पल रिलीफ ऑफ कंपनसेशन और स्पेसिफिक रिलीफ। कोई भी रिलीफ जो आप क्लेम कर रहे हैं वो कोर्ट दे पाएगी आपको या नहीं दे पाएगी। अगेन लास्ट में लॉ जो इसमें वर्ड यूज हुआ है, दैट एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, दैट लॉ मींस नथिंग बट आर्टिकल 13 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इतनी चीज आपको समझनी है सेक्शन 2H में, ये याद रखनी है इसी लेवल पर कि एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या है। उस एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं जो डिस्चार्ज हो गया होता, बट बिकॉज ऑफ सम सिचुएशंस वो डिस्चार्ज नहीं हो पाया, अब वो कोर्ट के सामने आया है because the agreement has created some rights in favor of somebody and that somebody is trying to enforce those rights, उसको वो rights को enforce कराना है या उसे एक appropriate relief चाहिए because he has already suffered some loss. So this is section 2H. अब हम बात करते हैं section 2I की। section 2I Section 2I is also very important. Section 2I कहता है that an agreement which is enforceable, एक कोई ऐसा agreement हो which is enforceable at the option of parties thereto। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है देयर टू। एक ऐसा एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टीज देयर टू एंड नॉट अदर और अदर्स। देखिए यहां पे दो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, वो क्या क्या है। पहला, एग्रीमेंट which is enforceable at the option of parties thereto, यानी कि एग्रीमेंट जिन पार्टीज के बीच में हुआ है उन पार्टीज की बात कर रहा है। याद करिए सेक्शन 2A 2B 2C जब आप पढ़ रहे थे, सेक्शन 2C में a person who has sent the proposal is the promisor and the person who accepts the proposal is the promisee। यानी यहां पर सिर्फ उन्हीं दोनों की बात हो रही है। उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था that section 2C talks about parties। यहाँ पर देखिए वो वर्ड यूज हो रहा है parties। So एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल है, लेकिन कब, जब कोई पार्टी उस एग्रीमेंट की उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करे। An agreement which is enforceable at the option of parties thereto means at the option of either A or of B उस सिचुएशन में, एंड नॉट अदर और अदर्स। ये कहां से आया, ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि सेक्शन 2D में आपने देखा कि कंसीडरेशन कौन दे सकता है। वहां पर आपको मिलता है कंसीडरेशन मींस व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन।
वहां पर आपने ये वर्ड देखा था एनी अदर पर्सन, और उस समय हमने ये भी कह दिया था कि इसको फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। अब उसको फिर से याद करिए, प्रॉमिसरी और एनी अदर पर्सन। ये एनी अदर पर्सन कंसिडरेशन तो दे सकता है, लेकिन सिर्फ कंसिडरेशन दे दिया इसलिए वो एग्रीमेंट को एनफोर्स नहीं कर सकता। सिर्फ कंसिडरेशन देना, सिर्फ कंसिडरेशन देना एग्रीमेंट में पार्टी बन जाना नहीं होता। ये यहां पर क्लियर हो जाता है क्या कि सिर्फ कंसिडरेशन देना एग्रीमेंट में पार्टी बन जाना नहीं होता। इट मींस कि एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट जो ऑप्शन ऑफ पार्टीज, कौन सी पार्टीज, टू द एग्रीमेंट, उनके ऑप्शन पर एनफोर्सिएबल हो जाए, उनके ऑप्शन पर एनफोर्सिएबल हो जाए, वो एग्रीमेंट वॉइडेबल एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट वॉइडेबल एग्रीमेंट होता है। यानी कि इस वॉइडेबल एग्रीमेंट को एनफोर्स तभी किया जाएगा जब कोई पार्टी उसका एनफोर्समेंट क्लेम करे। इसको अपने आप एनफोर्स नहीं किया जा सकता, इसे कोई और एनफोर्स नहीं कर सकता, और इस अदर में कोर्ट भी इंक्लूडेड है। कोर्ट भी इसको एनफोर्स नहीं कर पाएगी तब तक जब तक एनफोर्समेंट की रिलीफ किसी पार्टी के द्वारा ना मांगी जाए। इफ द एग्रीमेंट इज बिटवीन ए एंड बी एंड द एग्रीमेंट इज वॉइडेबल, देन the option of enforcement is available with either A or with either B, but nobody else, even though he has paid the consideration for that particular agreement. ये section 2I कहता है। Now next and the last, section 2J. section 2J फ्यूचर के लिए बनाया गया था। जैसा कि मैंने कहा गवर्निंग लॉ, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गवर्नेंस। सेक्शन 2J, लास्ट प्रोविजन इन आवर एंटायर स्कीम ऑफ स्टडी ऑफ सेक्शन 2। सेक्शन 2J क्या कहता है? इफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर वर्ड हो रहा है यूज कॉन्ट्रैक्ट, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट ceases to be enforceable, ceases to be enforceable by law, if a contract, it means contract की आप बेसिक डेफिनेशन कहां से लाएंगे? सेक्शन 2H से लाएंगे, यानी कि it is an agreement which is enforceable by law। अभी हमने पढ़ा an agreement which is enforceable by law। देखिए यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब an agreement which is enforceable by law। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अब तक तो enforceable था लेकिन बाद में enforceable होना बंद हो जाए। So I think it is by operation of law। आप इसको ऐसे ही लिखिए। ज्यादातर ये तब होता है in the circumstances of operation of law। Contract which ceases to be enforceable by law becomes void। इस प्रोविजन का कमर्शियल लॉ में बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो डिसीजंस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, दे आर आल्सो अ लॉ। आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं भी पढ़ा है तो हम बता देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल ये कहता है that the law which is that some declaration given by the Supreme Court will be binding as a law on all high courts as well as the subordinate courts। तो ये लॉ बहुत बड़ी एम्बिट है, लॉ की बहुत बड़ी डेफिनेशन है। ये लॉ वही लॉ है जो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। आर्टिकल 3 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वही लॉ है। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आज एनफोर्सेबल है लेकिन अगर कल एनफोर्सेबल ना रहे बिकॉज ऑफ एनी फैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज एनफोर्सेबल but ceases to be enforceable, a contract which is enforceable but which ceases to be enforceable becomes void when it is so ceased। बस और कुछ नहीं।
कब void होगा? When it ceases to be enforceable. जब तक वो सीज ना हो जाए, एनफोर्सिबिलिटी उसकी सीज ना हो जाए, तब तक वो void नहीं, वैलिड रहेगा। लेकिन जैसे ही उसकी एनफोर्सिबिलिटी को सीज कर दिया जाए, उसी दिन से वो void हो जाएगा। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टिव स्ट्रेटजी। मैं आपको इसको बार बार आपको इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि लोग जनरली इसको बहुत वैल्यू नहीं देते। ये करेक्टिव मेजर है, मैं आपको बता दे रहा हूं बार बार, ये एक करेक्टिव मेजर है। बाकी सारे गवर्निंग पार्ट्स हैं, ये एक करेक्टिव मेजर है और यही रियल एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस को एक्सप्लेन करता है। दिस प्रोविजन एक्सप्लेन्स द एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 2J ये कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्सिएबल है, वो उस दिन वाइड हो जाएगा जिस दिन वो एनफोर्सिएबल होना सीज हो जाए। दिस इज सेक्शन 2J। तो आज हमने सेक्शन 2J को खत्म करने के साथ साथ हमने सेक्शन 2 के साथ पूरे प्रिलिमिनरी पार्ट को फिनिश कर लिया। अब हमें इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी को समझना है कि जो कुछ भी अभी तक हमने सीखा है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने सीखे हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे अप्लाई करना है या उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एज अ टूल कैसे इस्तेमाल करना है, एज अ मेथड, एज अ स्ट्रैटेजी कैसे उसको यूज करना है। आगे के जो लेक्चर्स हमारे होंगे, शायद 1, 2 या 3, वो इन सभी प्रोविजंस की प्रैक्टिकल यूटिलिटी पर बेस्ड होंगे। So keep revising all of these fundamentals and they are very essential. इससे आपको प्रैक्टिकल अप्रोच भी मिलेगी और साथ के साथ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ भी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।